हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये अध्याय 4 है और जो अध्याय का नाम है वो जलवायु है और ये हमारी जो सेकंड बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण उसमें से ये अध्याय लिया गया है। तो आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये जो अध्याय है ये दूसरे अध्याय से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें एग्ज़ाम्स में परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जलवायु। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है जलवायु। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं, आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग होते हैं। तो देखो, जो हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। और जो सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं वो होते हैं हमारे काफ़ी मोटे होते हैं, ताकि वो हमारे शरीर को ठंड से बचा के रखें। और दूसरा रीज़न इसने बताया कि हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। ठंड में हमें पानी की प्यास नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में काफ़ी लगती है, क्योंकि हमारे शरीर से बहुत सारा पसीना निकलता है और उस पसीने के निकलने की वजह से हमें प्यास भी लगती है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हैं। बहुत सारा पानी हमारे शरीर से इवेपोरेट हो जाता है। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उत्तरी भारत की बात हो रही है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो दक्षिणी भारत है और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये उत्तरी भारत है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पर गर्मियों में हम हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है दोनों साइड में, उत्तर से लेके और उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत है यहाँ पे। और उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर पहाड़ों पे पर्वतों पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ से जो आने वाली ठंडी पवनें होती हैं वो क्या करती हैं कि भारत की जो जलवायु है उसको ठंडा कर देती हैं। और यहाँ पर क्या है, गर्मियों के टाइम पे हम सूती और हल्के वस्त्र पहनते हैं। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो दक्षिणी भारत है ये वाला जो रीजन है ये तट है, यहाँ पर दोनों साइड में पानी है। यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हमारा हिंद महासागर है। 3 साइड से पानी से घिरा हुआ इसको इसलिए प्रायद्वीपीय भारत भी बोला जाता है। और यहाँ पर क्योंकि जो जल होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा इक्वल बना रहता है। दूसरा रीज़न क्या है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में है इक्वेटर। और जो यदि हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में। तो इक्वेटर के बिल्कुल पास वाला जो भाग है, ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है। तो जो सन की जो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वो भी इसी एरिया पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। तो इस कारण से भी यहाँ पर क्या होती है, हमेशा गर्मी रहती है, ठंड महसूस नहीं होती है। हल्की फुल्की ठंड जब होती है जब वहाँ पे कंटिन्यू मानसून का आगमन हो जाता है और कंटिन्यू बारिश होती रहती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। जो उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हो गए? ये इधर जो 7 सिस्टर्स वाले एरिया हैं, 7 बहनों वाले राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे हो गए हमारे उत्तर पूर्वी राज्य। तो वहाँ की बात हो रही है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर जो सर्दियाँ होती हैं वो मृदु होती हैं, मतलब हल्की फुल्की होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है और जो अलग अलग जो हमारी जो ऋतुएं होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है। जैसे हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, काफ़ी गर्मी होती है और हम हल्के कपड़े पहनते हैं। शरद ऋतु में जब ठंडी की ऋतु होती है तो उस टाइम पे ठंड पड़ती है और हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। तो हर ऋतु में जो मौसम होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। यह भिन्नता, ये जो डिफरेंस पाया जाता है वो मौसम के तत्वों के कारण होता है। और जो मौसम के तत्व हैं वो कौन से हैं? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। यदि इनमें बदलाव होगा तो जो हमारा मौसम है वो भी बदल जाएगा। और दूसरा यहाँ पर एक बात और है कि तापमान और वायुदाब में उल्टा रिलेशन होता है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है और जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब कम मिलेगा आपको। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जो मौसम की बात करें कि जो मौसम है वो छोटे टाइम पीरियड की एक अवधि मानी गई है। क्षणिक अवस्था है मतलब छोटी सी अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। और यदि हम जलवायु से अभिप्राय लगाएं तो जो जलवायु होती है वो 1 या 2 दिन की या 1 सप्ताह की नहीं होती है। वो 3-4 महीनों की भी हो सकती है, सालों की भी हो सकती है और उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड की भी हो सकती है।
तो इसमें यही बताया गया है कि जो जलवायु होती है वो अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होती है। मौसम में हम क्या करते हैं, डेली का वेदर अपना चेक करते हैं कि आज का जो हमारा मौसम है वो उसमें हर जगह कोहरा फैला हुआ है, कल धूप थी, परसों क्या होगा हमें नहीं पता। तो मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जो हमारा मौसम है वो हर रोज़ बदलता रहता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में। परंतु जलवायु में बदलाव 50 तथा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। लेकिन जो जलवायु में जो बदलाव आता है उसमें 50 ईयर्स भी लग जाते हैं और उससे भी ज़्यादा ईयर्स भी लग सकते हैं। रीज़न क्या है, यदि हम अपने प्राचीन टाइम पीरियड की बात करें तो उसमें क्या था कि बहुत सारे पेड़ थे, जनसंख्या इतनी नहीं थी। जनसंख्या इतनी नहीं थी तो पेड़ काफ़ी सारे थे। जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं और बारिश लाने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे यदि हम ज़मीन पे देखें तो जो पॉपुलेशन है हमारी वो बहुत बढ़ गई है, और उस पॉपुलेशन के पालन पोषण के लिए, भरने के लिए लोगों ने क्या किया है, आप पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए, फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। और जो लोग यहाँ पर ज़मीन पर हैं उनके पालन पोषण के लिए कृषि का हम क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं पहले। और इसी यही कारण है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पेड़ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में काटे गए हैं, और जिसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने 9th क्लास में भी अच्छे से आपको क्लाइमेट के बारे में बताया गया है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने मानसून और जलवायु के बारे में पहले भी पढ़ा, और ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें, जो मानसून शब्द है यहाँ पर, इससे अभिप्राय एक ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। जब भी ऋतुएं, अलग अलग ऋतु आती हैं, ग्रीष्म ऋतु है, वसंत ऋतु है, शीत ऋतु है, तो ये जो ऋतुएं आती हैं और उनमें जो पवनों की जो दिशा होती है उसके कारण इसमें बदलाव आ जाता है। जो मौसम है हमारा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। भारत की जलवायु उष्ण जलवायु है, उष्ण मानसूनी जलवायु है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब देखो, ये हमारी मान लो अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच से निकल रही है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये क्या है, जो भूमध्य रेखा है, जो अर्थ की जो भूमध्य रेखा है वो सन के बिल्कुल सामने होती है। तो उस टाइम जब ये बिल्कुल सामने है तो जो इधर वाला पोर्शन है इसको तो सबसे ज़्यादा सन की रेज मिल रही है, सन की सबसे ज़्यादा हीट मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे जो सन के प्रकाश की बात करें कि वो यहाँ तक जाएगा तो वो जो किरणें होगी कितनी होगी, ज़्यादा टेढ़ी होगी, तो वहाँ पर जो प्रकाश है, जो गर्मी है वो कम जा रही है। तो यहाँ का जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ ध्रुवों की तरफ आते हैं तो जो तापमान है वो कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है उसको 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये है हमारा उष्ण कटिबंध जहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है। और 23.5 से 66.5 डिग्री तक हमारा है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या है, ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण दो चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब ठंडा भी और गर्म भी। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा। और यदि हम 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शीत कटिबंध है, मतलब वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। और यहाँ पर हमारा एंटार्क्टिका महाद्वीप आता है और यहाँ आर्कटिक सागर आता है जहाँ हमेशा बर्फ देखने को मिलती है। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। जो मानसून की जो जलवायु है उसमें एक रूपता मतलब वो एक जैसी दिखाई देती है, या फिर उसमें जो विविधता है, जो भिन्नताएं हैं, वो किस कारण से हमें देखने को मिलती है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। जो मानसूनी पवनों की बात हो रही है कि वो भारत की हम बात करें तो भारत यहाँ पर उत्तर और पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पर व्यवस्था जो भारत की है, और जो एशिया, ये मान लो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के हम भी किस में आते हैं, दक्षिण में ही आते हैं। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया, ये इधर दक्षिण पूर्व एशिया मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट का ये जो इधर वाला भाग है, यहाँ पर क्या मिलती है, एक जैसी जलवायु हमें देखने को मिलती है। मानसून
जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो जलवायु की जो व्यापक एकता का जो दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है, तो किसी भी जलवायु की जो प्रादेशिक विभिन्नता की किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है कि वहाँ का जो मौसम होता है ठंडा होता है, कहीं का गर्म होता है, तो हमें इन भिन्नताओं के कारण उस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उस एरिया के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड है या वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है, और यही भिन्नता है जिसके कारण हमारा जो भारत है वहाँ पर भी हमें ये हमारी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें ये भिन्नता हमें देखने को मिलती है। और मौसम और जलवायु क्या करते हैं, ये एक दूसरे जो विभिन्न प्रदेश हैं, जो विभिन्न स्टेट्स हैं हमारी, मौसम और जलवायु के कारण ही वो एक स्टेट दूसरे स्टेट से हमें अलग देखने को मिलती हैं। रीज़न जो हमारा क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के कारण जो क्रॉप्स वहाँ पर उग रही हैं या फिर हमारा जो पहनावा है, वो सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। यदि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जाते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि दक्षिण में केरल, यहाँ पर हो गया केरल, और तमिलनाडु के जलवायु ये इधर हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ की बात हो रही थी कि यहाँ की जो जलवायु है और कर्क रेखा बीच में से जाती है, और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ बिहार है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। रीज़न क्या है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला जो एरिया है वो उष्ण कटिबंध में है, और उष्ण कटिबंध में क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ का, और दूसरा यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में तट हैं, किनारे हैं, नीचे भी तट हैं, किनारे हैं। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अप डाउन ज़्यादा नहीं होता है, एक जैसा बना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़मीन है। यदि हम ज़मीन की बात करें तो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो तापमान है वो हमारा, यहाँ का तापमान कम होगा और यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। उष्ण कटिबंध में ये पूरा का पूरा एरिया आता है, तो इसीलिए यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। फिर भी सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है, लेकिन फिर भी ये जो स्टेट हैं, ये इधर वाले जो स्टेट्स हैं, यहाँ की जो जलवायु है मानसून प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पर जब मानसून का आगमन होता है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक जैसा बना रहता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यदि हम भारत की जलवायु की बात करते हो, हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। कि यदि हम भारत की जलवायु की बात करें क्षेत्र विशेष में, वो हर जगह की अलग अलग होती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो पवनों के प्रतिरूप हैं, पवनों की डायरेक्शन क्या है, तापमान कैसा है वहाँ का, वर्षा वहाँ पर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ऋतुओं की लय, कौन सी ऋतु वहाँ पर चल रही है, जो वायु है उसमें नमी की मात्रा है या शुष्क है। इन सब के ऊपर क्या करता है कि हर क्षेत्र का जो मौसम है वो हर एरिया को दूसरे एरिया से अलग करता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है, और ये जो क्षेत्र विशेष में ये जो विविधताएं पाई जाती हैं वो जलवायु के उपवर्गों के रूप में यहाँ पर वर्णन करती हैं। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विभिन्नताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। तो अभी हमें क्या करना है कि तापमान के बारे में, पवनों के बारे में और वर्षा के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल मतलब यहाँ राजस्थान की बात हो रही है कि मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला जो एरिया है ये है पश्चिमी मरुस्थल। यहाँ पर तापमान कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श करता है। गर्मियों की बात हो रही है कि दिन में जो यहाँ का जो तापमान होता है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर क्या होगा कि जब ठंड होती है, वैसे तो जम्मू कश्मीर का जो जलवायु है ठंडी जलवायु है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है और उन पर बर्फ़ जमी रहती है, और वहाँ के कारण वहाँ का तापमान जो है वो हमेशा कम बना रहता है। लेकिन जब हम ठंड के मौसम की बात करते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, कि मान लो यहाँ पर ये सन है और अभी जो सूर्य के जो सामने है वो दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये मान लो हमारी अर्थ है, भूमध्य रेखा है, और
हमारी पोजीशन ये है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सूर्य के सामने है, जिसके कारण सर्दियों में यहाँ पर हमारे यहाँ पर ठंड हो जाती है, और गर्मियों में हमारे यहाँ पर, गर्मियों में क्या होता है, हाँ ये वाला जो पोर्शन है ये सूर्य के सामने होता है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। उस टाइम हमें सूर्य की हीट ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा गर्मी मिलती है, ज़्यादा लाइट मिलती है। और सर्दियों में हमारे यहाँ पर सूर्य नहीं होता है। सूर्य की जो पोजीशन होती है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होती है, मतलब क्योंकि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, अपने अक्ष पे भी यहाँ अपने खुद का भी चक्कर काट रही है, और वो सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काट रही है, जिसकी वजह से ये जो सर्दी और गर्मी है ये बनी हुई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि गर्मियों में जो पश्चिमी मरुस्थल है वहाँ पर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। सर्दियों में वहीं पर लेह लद्दाख की बात हो रही है कि -45 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। और ये क्या बात हो रही है, -45 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो बहुत ही तापमान नीचे चला जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे भी अधिक होता है। राजस्थान का ही चूरू जिला है जहाँ पर जून के महीने की बात हो रही है, कि जून के महीने मतलब गर्मियों की बात हो रही है, जिस समय जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने होता है। तो उस टाइम यहाँ पर जो दिन का तापमान होता है, डे के टाइम पे जब हम टेम्परेचर को देखते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, और सेम डे की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य में यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश, और उसका है तवांग जिला। उसमें तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सूर्य का प्रकाश आता है सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। तो पूर्व दिशा हमारी यही वाली दिशा है, तो यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो आता है, और यहाँ तक पश्चिम तक आते आते उसको 2 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जब सूरज आता है तो यहाँ पर का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये हो गया हमारा 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो हिमालय प्रदेश है, हिमालय की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो जो हिमालय की जो ठंड है वो भी यहाँ पर बरकरार रहती है, तो वो जो टेम्परेचर है हमारा वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, और यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो राजस्थान की यदि हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वहाँ पर क्या है, शुष्क है। शुष्क मिट्टी होने की वजह से जो मिट्टी में नमी की मात्रा है वो है ही नहीं, जो ज़मीन को ठंडा बनाए रखती है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ का तापमान ज़्यादा नहीं होता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और दिसंबर के महीने की यदि हम बात करें, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के सामने होता है, और यहाँ पर हम लेह लद्दाख में जो द्रास एक अक्षेत्र है वहाँ पर रात के टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होगा, -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तिरुवनंतपुरम जो हमारा दक्षिणी पार्ट है यहीं की बात हो रही है, कि यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान, क्योंकि पानी ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, तो यहाँ पर तापमान का ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर था, एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक अक्षेत्र से दूसरे अक्षेत्र के तापमान में ऋतुओं के अनुसार वहाँ पर अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें, यदि हम किसी भी स्थान का, मान लो हमने कोई भी एरिया ले लिया, और उसमें क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में यदि हम तापमान में जो अंतर आया है उसको देखें तो उसमें विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉर्निंग का और जो रात का जो टेम्परेचर होगा वो कम मिलेगा, और जो दिन का तापमान होगा वो ज़्यादा होगा। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर पाया जाता है। वही केरल, यहाँ केरल हो गया, अंडमान
द्वीप समूह की बात होगी, क्योंकि ये क्या है, इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास होने की वजह से दूसरा यहाँ पर पानी है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो रात के टाइम पे यदि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है लेकिन हमारा पानी गर्म है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तब तक सुबह हो जाएगी, और सुबह हो जाएगी तो फिर से दोबारा से सूरज आ जाएगा। तो यहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं गिरता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, जैसा कि राजस्थान में होता है कि राजस्थान में दिन के टाइम पे तो टेम्परेचर 50 या 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात के टाइम पे यदि वही टेम्परेचर हम देखते हैं तो 20 डिग्री 21 डिग्री सेल्सियस तक, गर्मियों की बात हो रही है, उस टाइम तक जला जाता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वही थार मरुस्थल राजस्थान की बात हो रही है कि यदि वहाँ पर हम दिन का तापमान देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और वहीं पर यदि हम रात के तापमान की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें आ पहुँचता है। रीज़न क्या है, वहाँ की जो मिट्टी है वो शुष्क है, उसमें नमी की मात्रा नहीं है। मिट्टी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, दिन में टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और फिर जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो रात के समय मिट्टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जो टेम्परेचर हमारा काफ़ी नीचे आ जाता है। तो ये था तापमान के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं वर्षण के बारे में, बारिश का क्या फ़र्क पड़ता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। जो बारिश है वो किसी क्षेत्र विशेष को कैसे प्रभावित करती है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में, बर्फ़ के रूप में होता है। यदि हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं, वहाँ पर जो बारिश होती है वो हिमपात मतलब बर्फ़ के रूप में ही होती है, पानी की बूंदों के रूप में नहीं होती है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। और यदि हम देश के अन्य भागों की बात करें तो वहाँ पर जो बारिश होती है वो जल की बूंदों के रूप में होती है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, जो बारिश है वो किस प्रकार की है उसमें ही अंतर नहीं होता, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है, कि उसमें जो पानी की जो मात्रा है उसके ऊपर भी वो वेरी करता है, फर्क पड़ता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और यदि हम मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और वहीं पर चेरापूंजी है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो मासिनराम में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जो एक साल की जो रिकॉर्ड की जाती है वो 1080 मीटर से भी अधिक रिकॉर्ड की जाती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर, राजस्थान का ही एरिया है, जैसलमेर है, जहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है, मतलब एक साल में कितनी एवरेज बारिश वहाँ पे हुई है, वो 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, तो कितना डिफरेंस आ गया, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यही रीज़न है कि राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ की जो मिट्टी है वो शुष्क होती है, आर्द्र मिट्टी नहीं होती है। और मेघालय वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो वन हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है। मेघालय की बात हो रही है, जो गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित तुरा, तुरा एक प्लेस का नाम है, कि एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। यहाँ पर एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जहाँ जैसलमेर राजस्थान में 10 साल लग जाते हैं उतनी बारिश होने में। उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय मतलब जो पाकिस्तान और भारत के साथ लगता हुआ हिमालय है। उत्तर पश्चिमी ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला, और इधर पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान से लगता हुआ जो हिमालय है उसकी बात हो रही है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर यहाँ हो गया और पश्चिमी ये हो गया। हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा, उत्तर पूर्व मतलब यहाँ की बात हो रही है, जो वहाँ पर, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और यहाँ क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय, मेघालय यही है बांग्लादेश से जस्ट ऊपर, वहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है, एक साल में जो बारिश होती है वो 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में, जुलाई या अगस्त महीने की बात हो रही है, कि उस टाइम पीरियड में जो गंगा के डेल्टा हैं, गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। गंगा का जो डेल्टा है, जो गंगा नदी है ये यहाँ से निकलती हुई और ऐसे चली जाती है। यहाँ पर क्या है, जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, और लास्ट में बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई इधर से ब्रह्मपुत्र आती है और इधर से ये गंगा होती है, इधर से ये गंगा होगी
और उस साइड से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो दोनों मिलकर यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा शब्द से याद है कि जो डेल्टा होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और नदियों के निक्षेपण से ये डेल्टों का निर्माण होता है। तो यहीं पर पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन डेल्टा आपने सुना होगा, तो सुंदरवन डेल्टा का जो नाम पड़ा है वो वहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ की बात हो रही है कि जो गंगा के जो डेल्टा है ये गंगा का डेल्टा हो गया और इधर ही पश्चिम बंगाल से इस साइड में आते हैं, तो यहाँ पर है उड़ीसा। तो ये जो तटीय भाग मतलब जहाँ पर पानी के किनारे हैं वहाँ पर हर तीसरे या 5वें दिन क्या होता है, प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। जो तूफान है वो बहुत अधिक बारिश करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। और इसी महीने की बात हो रही है कि उससे जो डिस्टेंस है यहाँ से यदि हम नीचे की तरफ आएँ, दक्षिण भारत की तरफ आएँ, तो यहाँ पर तमिलनाडु, ये इधर तमिलनाडु है, यहाँ का जो कोरोमंडल तट है, ये वाला जो तट है ये शांत एवं शुष्क रहता है, यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती है, ना ही यहाँ पर चक्रवात और तूफान आते हैं। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। जो देश का जो मैक्सिमम एरिया है उसमें जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है, क्योंकि जब मानसून का आवागमन होता है, आरंभ होता है, तो जो मानसून की जो पवनें होती हैं उनकी दिशा ऐसे होती है, तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये बच जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती। लेकिन जब मानसून वापस आता है, लौटता मानसून आता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश करता है। तो इसी कारण यही रीज़न है कि जो तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो ठंड की ऋतु है उस शरद ऋतु में वहाँ पर क्या हो रही है, बारिश होती है। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद जो भारत की जलवायु है वो अपनी लय और विशिष्टता में क्या है, मानसूनी है। मतलब हमारी यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यहाँ तो कोई भी डाउट होता है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में या अपने क्लास ग्रुप में पूछ सकते हो। बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।